नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। आज हम स्पेशल ईवीएस की क्लास कर रहे हैं और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा टेगा बायोम क्या है? तो टेगा बायोम को क्या कहते हैं या इनका दूसरा नाम क्या है? तो टेगा बायोम को हम शंकुधारी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन बोलते हैं। सवाना बायोम क्या है फिर? तो सवाना बायोम का दूसरा नाम क्या है? तो सवाना बायोम का दूसरा नाम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। याद कैसे करेंगे? पहले टूंड्रा तो पेड़ नहीं होते, ये काई होते हैं और लाइकेन होते हैं। टेगा टेगा हमारे शंकुधारी वन होते हैं और सवाना हमारे जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं हम अपने कुछ घास के मैदान रिलेट करके क्वेश्चनों को याद करेंगे। जैसे डाउन्स, तो डाउन्स कौन है? हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारी डाउन है, तो डाउन से रिलेट करेंगे और याद कर लेंगे। और बेल्ट, बेल्ट से हम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को रिलेट करेंगे। और प्यारी कौन है? हमारी अमेरिका। ठीक है, दो अलग से याद करेंगे। स्टेपीज यूरेशिया और पंपास हमारे घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आगे। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय वन को क्या कहते हैं? तो जो हमारे भूमध्य रेखीय जो वन हैं वो हमारे सदाबहार वन होते हैं। साल और सौगौन किस प्रकार की विशेषता है इनकी? क्या विशेषता है इनकी? तो जो सागौन हैं हमारे और साल के जो वन पेड़ हैं हमारे वो मानसूनी पतझड़, कैसे? मानसूनी पतझड़ वन होते हैं। मैंग्रोव वनों की मुख्य जड़ें कैसी होती हैं? मैंग्रोव वनों की मुख्य जड़ें कैसी होती हैं? तो श्वसन जड़ें होती हैं। ठीक है, कैसी जड़ें? श्वसन जड़ें। और सुंदरी के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदर वन में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टाए के क्षेत्र में हमारे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आज ये हमारे कुछ रोगों को भी हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे और तब याद करेंगे। जैसे हमारा मिनी माता, और मिनी माता हमारा मरकरी या किसके? पारे से होने वाला रोग है। तो जल में जब पारे की अधिकता या मरकरी की अधिकता हो जाती है तो उससे हमारा मिनी माता रोग हो जाता है। और यदि आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो उससे ब्लैक फुट रोग हो जाता है। कौन सा? ब्लैक फुट। ब्लैक फुट रोग का कारण पानी में आर्सेनिक की अधिकता। ठीक है। और यदि नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन जाता है। यदि नाइट्रेट की अधिकता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारे की अधिकता है तो मिनी माता, और आर्सेनिक की अधिकता है तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और जल में यदि केडीएम की अधिकता हो जाए, किसकी? केडीएम की अधिकता हो जाए तो इटाई नामक रोग हो जाता है। और फ्लोराइड की अधिकता होने पर फ्लोरोसिस रोग नामक रोग हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से इनको याद कर लीजिए। आर्सेनिक की अधिकता ब्लैक फुट रोग, केडीएम की अधिकता इटाई रोग, जल में मरकरी या पारे की अधिकता तो मिनीमाता, और फ्लोराइड की अधिकता होने पर फ्लोरोसिस, और नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो आर्सेनिक में पारा ये याद होंगे, फ्लोराइड नॉर्मल है, नाइट्रेट जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारा नाइट्रेट। जल में नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए देखते हैं आगे। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है कौन है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश रासायनिक धूमकेतु कोरा क्या है? तो ये हमारा इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन इसके लिए जिम्मेदार है धूमकेतु कोहरे के लिए। पेन क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट। क्या? प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट। ठीक है। ओजोन को कौन सा यंत्र मापता है? ओजोन परत हो या ओजोन को कौन सा नापता है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कौन सा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा हमारी ओजोन मापी जाती है। ओजोन क्या होता है? O3। स्थल पर एक विषैली गैस है और दक्षिणी ध्रुव पर इसमें क्या पाया गया है? छेद पाया गया है। चलिए देखते हैं आगे। ये हम चलिए, तो
तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बदलाव। कौन सा? ध्रुवीय समताप मंडलीय दाब। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो छेद पाया गया है वो किस वजह से है? तो ध्रुवीय तापमान और जो उसमें बदलाव है। COP21 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ASI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है, भारत में है। चलिए देखते हैं हमारे कुछ रिलेटेड क्या है खेती या कुछ शब्द हमारे। तो सिल्वीकल्चर, क्या? सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में क्या है? हमारा वृक्षों के उत्पादन का खेती है हमारी, ठीक है, वर्ड है। मोरिकल्चर में क्या होता है हमारा? तो मोरिकल्चर में शहतूत की खेती। किसकी? शहतूत की खेती। और बीटी कल्चर में हमारा अंगूर की खेती। ठीक। तो सिल्वीकल्चर हमारा वृक्षों के उत्पादन और मोरिकल्चर हमारा शहतूत की खेती। बीटी कल्चर आपको पता ही है, अंगूर की खेती। अगला देखिए, 5-6 हैं, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। जेरोफाइटा, मरुस्थलीय पौधों में पौधों का अध्ययन। हाइड्रोफाइटा, जल में उगने वाले पौधों का अध्ययन। हेलोफाइटा, नमक में पानी और लवण युक्त मिट्टी में पौधों का अध्ययन। समझ में? तो ये मरुस्थलीय, ये जल में उगने वाले, और ये नमकीन व लवण युक्त में उगने वाले पौधों का क्या है? अध्ययन। ठीक है। हाइड्रोफाइटा, जल में उगने वाले। जीरोफाइटा, राजस्थान मरुस्थल में उगने वाले। और हेलोफाइटा, नमकीन पानी या लवणयुक्त में उगने वाले पौधों का अध्ययन। ठीक है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, और हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन है। चलिए देखते हैं आगे। एपीफाइट्स, तो दूसरे पौधों पर पौधे उगने वाले जो होते हैं उन्हें एपीफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स पौधे, वे पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हैं जैसे, उनको बोलते हैं एपीफाइट। कीटभक्षी क्या है? कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कीटों के शरीर से। ये उगते कहाँ पर हैं? जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? अपने द्वारा एक गंध निकालते हैं, उससे क्या है, कीट मकोड़े आ जाते हैं, उनको ये क्या करते हैं? अपना भोजन के रूप में ले लेते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति वहीं से करते हैं। डार्लिगिया क्या है हमारा? ये भी कीटभक्षी पौधे होते हैं। नेफिथेंस बोलते हैं इन्हें, घटपर्णी पौधे बोलते हैं इन्हें, और डार्लिगिया भी बोलते हैं इन्हें। क्या? डार्लिगिया। वीनस फ्लाई ट्रैप, क्या? वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? किस प्रकार का है? तो इसको छोड़ दीजिए, चाहे याद कर लीजिए, डोसेरेसी, छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए, सबसे बड़ा फूल किस चीज का है? तो रेफलेशिया का है। किस प्रकार का पौधा है? तो ये परजीवी पौधा है। सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा फूल तो रेफलेशिया का है। किस प्रकार का पौधा है? तो परजीवी पौधा है। अब हमारा एक नया टॉपिक है, बहुत ही शानदार, इसको देखिए। पहला है शब्द हमारा अमोनीकरण। क्या है? क्या अमोनीकरण क्या है और क्या करता है? तो जो मृत जीवों का प्रोटीन है, मृत जीवों के प्रोटीन को क्या करता है? अमोनिया में बदल देता है। ठीक है। क्या करता है? अमोनीकरण मृत जीवों के प्रोटीन को अमोनिया में बदल देता है। अब रहा हमारा नाइट्रीकरण। तो ये जो हमारा अमोनिया है, प्रोटीन के द्वारा अमोनिया जो बदल गया है, अमोनिया जो एक जीवाणु है हमारा नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास जो है हमारा जीवाणु जो है, वो क्या है? अमोनिया को सीधा नाइट्रीकरण कर देता है, नाइट्रोजन में बदल देता है। और विनाइट्रीकरण क्या है फिर हमारा? तो ये जो हमारा नाइट्रोसोमोनास है, इसके द्वारा जो हमारा अमोनिया को नाइट्रोकरण में बदला गया है, उसको क्या करता है? नाइट बदल दोबारा देखते हैं। पहले अमोनीकरण क्या है? तो अमोनीकरण है हमारा क्या? मृत जीवों के प्रोटीन को अमोनिया में बदलना। मृत जीवों के प्रोटीन को अमोनिया में बदलना। फिर हमारा क्या है? नाइट्रीकरण क्या है? तो नाइट्रीकरण वो छोड़िए,
नाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। और विनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है? तो स्यूडोमोनास के द्वारा। किसके? स्यूडोमोनास के द्वारा। अब देखिए होता क्या है। तो मृत जीवों को प्रोटीन का अमोनिया में बदलना अमोनीकरण, और इस अमोनिया का नाइट्रोजन में बदलना किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, नाइट्रीकरण। और इस नाइट्रोजन का दोबारा मिट्टी में मिल जाना किसके द्वारा? स्यूडोमोनास के द्वारा, विनाइट्रीकरण कहलाता है। देखिए दोबारा तो समझ लेते हैं थोड़ा सा सिंपल और सब शब्दों में। अमोनीकरण, जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे छोटे छोटे बैक्टीरिया अमोनिया में बदल देते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रकृति के लिए रिसाइकिल का काम हो रहा है। मृत शरीर का प्रोटीन वापस मिट्टी में क्या है? मिल रहा है। अगला, अगर हम बात करें नाइट्रीकरण की, तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? अब मिट्टी में जो अमोनिया बन गया, उसे पौधे के काम लायक बनाना जरूरी है। तो नाइट्रोसोमनास नामक के बैक्टीरिया यही काम करते हैं। ये अमोनिया को बदलता है किसमें? ताकि किसमें? नाइट्रोजन में। उसे पौधे सोख सकें। यानी ये बैक्टीरिया पौधों के लिए खाने का रसोईया है। अगला देखिए, अब हम क्या है? विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण अंत में मिट्टी में जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, और मिट्टी में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हो गई, तो उसे वापस हवा में भेजने का काम स्यूडोमोनास बैक्टीरिया करते हैं। ये नाइट्रोजन को संतुलित बनाए रखते हैं। इसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। बायोम क्या है? किसी विशेष जलवायु क्षेत्र के जीवों का समुदाय। ये क्वेश्चन इसमें जुड़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आगे। तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता हमारा 19 अक्टूबर से 19 नवंबर तक वन माह बनाया जाता है। ठीक है, 1 माह तक बनाया जाता है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बीएसआई का मुख्यालय हमारे कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय हमारा कहाँ? कोलकाता में है। और देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? कोलकाता में। बीएसआई कलकत्ता, जेडएसआई कलकत्ता। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो डब्ल्यूबीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता, तो जैव विविधता वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट है कहाँ पर है? यह है चेन्नई में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो नीलगिरी। और कब? 1986 में। चलिए देखते हैं आगे। ये कुछ हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे, उनको देख लेते हैं। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में है? तो यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। मेन तमिलनाडु नीलगिरी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। ठीक है, याद कर लेंगे। तो नीलगिरी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी हमारा तमिलनाडु में है, सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में है, और नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा मोस्ट है। तो नेक्रोकिक बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ पर है? मेघालय। नेक्रो क्रीक। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पता ही है आपको। चलिए देखते हैं आगे। ये थोड़े से अच्छे हैं ये भी। अचानक कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में है। मानस बायोस्फीयर असम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। ये थोड़े नॉर्मल हो गए। चलिए देखते हैं आगे। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में है। डिब्रू सोख्ता, ये अच्छा है हमारा। कौन सा? डिब्रू सोखोवा। डिब्रू सोखोवा
कहाँ पर है हमारा, असम में। और शेषाचलम, कौन सा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पीडीएफ आपको मिलेगी, उससे थोड़ा रिवीजन कर लीजिए आप, ऐसे सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे, 18। पारिस्थितिकी तंत्र का मेग्ना कार्टा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र। रामसर साइट सबसे अधिक किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। केवला देव हमारा राष्ट्रीय कहाँ पर है हमारा, 1981 में बना। केवला देव हमारा राजस्थान के भरतपुर में है, ठीक है, कहाँ पर, भरतपुर में। अगला देखिए, चिल्का झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया, तो 1981 में। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है हमारी। और पॉइंट के, ये देखिए पॉइंट केली मेरे, कौन सा, पॉइंट केली मेरे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पॉइंट केली मेरे, तो ये हमारा तमिलनाडु में है। भोज आर्द्रभूमि कहाँ है, कौन सी, भोज आर्द्रभूमि हमारा भोपाल में है। भोज आर्द्रभूमि भोपाल में ही है, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और रोपड़ झील हमारी, रोपड़ झील आर्द्रभूमि हमारी कहाँ पर है, पंजाब में। हरिके कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगली हमारी सांबर झील, तो मीठे पानी की झील है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। अस्टाई मुड़ी कहाँ पर है हमारी, केरल में है। और समस्त कोटा झील, कौन सी, समस्त कोटा झील, समस्त कोटा आर्द्रभूमि कहाँ पर है, केरल में। चलिए नेक्स्ट, बस लास्ट चल रहा है हमारा, खत्म होने वाला है। बेबनाड़ कोल आर्द्रभूमि केरल में है। कोलेरू झील आर्द्रभूमि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है दीपर, दीपर बील आर्द्रभूमि कहाँ पर है, असम में। दीपर बील आर्द्रभूमि कहाँ पर है, असम में है। पोंग हमारा आंध्रभूमि हिमाचल में है, पोंग। और बुलूर झील मीठे पानी की झील है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा कौन सा, सूरीसर मानस झील, कौन सी, सूरीसर मानस झील आर्द्रभूमि हमारी जम्मू कश्मीर में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, सदैव एक दिशीय, एक दिशा में चलता है। घास सदैव पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड घास में सीधा होगा। वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र, जैव भार, जैव भार का मतलब है जैविक अजैविक संख्याओं का, संख्याओं से लेना देना है, तो संख्याओं का पिरामिड हमारा हमेशा कैसा होता है, उल्टा। चलिए देखते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अर्नस्ट हेगले ने किया, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट था भाई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईबीएस आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं किसी चैनल पर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।